स्टैंडर्ड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट में आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं या सॉल्यूशन देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स बिगिन एक क्वेश्चन पेपर का, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बेस्ट क्वेश्चन पेपर है, बढ़िया क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस टाइप का ये आपको क्वेश्चन पेपर है। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये। साइंस वन पार्ट वन का क्वेश्चन पेपर है। लुक एट दिस। और इसके पूरे सॉल्यूशन का हम लोग एक अच्छा सा प्यारा सा ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यू हैव टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे लिखा जाता है H2SO4। आपने अगर वाटर देखा होगा तो H2O। तो ये जो लिखने का तरीका है केमिस्ट्री में, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक सिंपल दे रखा है HCl और बोला है कि इस HCl में ये X क्या होगा, बताओ। क्या ये सोडियम होगा, क्या ये मैग्नीशियम होगा, क्या ये एल्यूमिनियम होगा, क्या ये सिलिकॉन होगा? एक बात बताता हूँ, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते तो पहले आपने HCl लिख लिया और आपको वैलेंसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्स क्या है वो तो अभी तक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, बट मुझे पता है यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन है और उसके ऊपर हमेशा -1 चार्ज आता है, उसके ज्यादा चार्ज नहीं आता है। तो क्लोरीन जिसके पास -1 चार्ज आता है उसके साथ में कौन जुड़ सकता है? उसके साथ में वही जुड़ सकता है जिसका वैलेंसी क्या हो, +1 हो। जिसका वैलेंसी सिर्फ क्या हो, प्लस हो, प्लस मतलब +1 हो। और आप सभी को पता होगा इस वाले दिए गए ऑप्शन में +1 वैलेंसी होती है सोडियम की। पता होगा आपको, अल्कली मेटल सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, उसका वैलेंसी हो जाता है +1 एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। यू कैन सी हियर। तो हमारा ये जो आंसर होगा ये होगा एक तरीके से Na, दैट इज सोडियम, Cl। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। मैग्नीशियम क्यों नहीं लिखा, मैं आपको डिटेलिंग आंसर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके पास +2 होता है, एल्यूमिनियम के पास +3 होता है और सिलिकॉन तो +4 होता है। टेट्रा वैलेंसी कार्बन वाला ग्रुप में चला जाता है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, याद आ रहा है आपको? कहे सीताजी सुनो प्रभु, टेट्रा वैलेंसी में चला जाता है। ठीक है यहाँ पे। और ये अपना सोडियम किस में जाता है? लीना के रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फ्रांसियम, तो ये अल्कली मेटल्स में जाता है। करेक्ट है, जिनका वैलेंसी कितना होता है? +1 होता है। और मैग्नीशियम किस में जाता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब +2 में जाता है, सेकेंड वाले ग्रुप में जाता है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट। तो इतना समझा कि सांस हमारी खुल चुकी है, लेकिन हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? लुक एट हियर। dash heat is needed to raise temperature of 1 kg of water। 1 kg वाटर का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 14 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5, 14.5 डिग्री से आपको लेके जाना 15। मतलब मैं समझाता हूँ। आपने ले लिया आपने ले लिया वाटर ले लिया, कितना किलो वाटर लिया? देखो वाटर को देखो, वजन तो पानी का भी कर सकते हैं, ऐसा जरूर थोड़ी हमेशा लीटर में हो। 1 केजी आपने ले लिया वाटर। अब इस 1 केजी का जो टेम्परेचर है ना वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा के आपको लेके जाना है कितने डिग्री तक? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर मैं सवाल पूछूं बच्चा लोग, भाई लोग, ने टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ाया? तो आप बोलोगे सर 15.5 में से 14.5 गए तो हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। मतलब क्या है कि वाटर, 1 ग्राम आपने वाटर ले लिया, उसका टेम्परेचर आपको अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो आपको 1 कैलोरी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। आप सभी को पता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उसको एनर्जी देना पड़ता है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको उसको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बताता है? 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से हीट बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, तो वाटर के लिए होती है 1 कैलोरी।
तो मुझे बताओ, तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम वाटर का हीट बढ़ाना 1 डिग्री से मुझे 1 कैलोरी एनर्जी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वाटर कितना है? यहाँ पे वाटर 1 केजी है। 1 केजी मतलब कितना? 1000 ग्राम। बात समझ में आया? 1000 ग्राम के लिए मुझे कितना हीट लगेगा? तो सिंपल है भैया, 1 ग्राम के लिए मुझे 1 कैलोरी लग रहा है, तो 1000 ग्राम के लिए मेरे को जो हीट लगेगा वो लगेगा 1000 कैलोरी। समझ में आ गया? पक्का मजा आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर बड़े इजीली बताओगे। मुझे कितना हीट लगेगा? 1000 कैलोरी। यहाँ तक समझा? लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में गड़बड़ है। आंसर किस में चाहिए हमें? जूल में आंसर आ सकता है। तो एक और समझो, आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी जो होता है ना वो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया, हीट का आंसर क्या आया था? हीट का आंसर आया था 1000 कैलोरी। और 1 कैलोरी हमारा होता है 4.18 जूल के बराबर। तो मैंने कैलोरी की जगह पे लिख दिया 4.18 जूल इंटू 1000 कर दिया। अब बताओ 4.18 इंटू 1000 कितना हो जाएगा भैया? 3 पॉइंट से जीरो शिफ्ट होगा, तो आंसर होगा 4180 जूल। 4180 जूल। बात समझ में आ गई आपको? बड़ा सिंपल है, समझ में आया एकदम। मैं सॉल्व करवाने के पीछे का कॉन्सेप्ट मेरा ये होता है कि जिस बच्चे ने किताब भी नहीं पढ़ी है ना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैंने ये पहला क्वेश्चन हमने कर दिया जिसका आंसर सोडियम आया है। दूसरा क्वेश्चन हमने कर दिया जिसका आंसर आ गया है 4.180 जूल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द फोकल लेंथ इज 125 सेंटीमीटर। या देखो, पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्या ये होता है? गलत। असली फॉर्मूला होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। ये फॉर्मूला सही है, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में। अब यहाँ पे जो अपने को फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और आपको पति सबको पता है कि भैया 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? ये 100 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 मीटर मतलब होगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो फोकस हो गया हमारा, फोकल लेंथ हो गया। सेंटीमीटर के जगह पे मैं लिखूंगा 1/100 मीटर। यहाँ से मैंने लिख दिया। तो फोकल लेंथ मेरे को मीटर में मिल गई। हाँ जी मिल गई। अब क्या करना है? यहाँ पे पुट कर लो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी मिली, अच्छे से ध्यान देना। फोकल लेंथ मेरे को यहाँ से मिली है 25 इंटू 1/100। तो ये 100 एकदम डिवाइड ऑफ डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/25 पी। तो पी इज इक्वल टू आ गया 25 1 जा 25 4 जा 4 डायोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेयर इज 4 4 4 4 4 4 4। हाँ ये रहा +4। समझ में आ गया? पक्का 100% मजा आ रहा है? बस इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा हुआ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दे रखा। कौन सा लेंस दे रखा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस होता तो आंसर में -4 लिखता। कमेंट सेक्शन में बताना कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस होता तो मैं आंसर -4 क्यों लिखता? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताता। देखते हैं किन बच्चों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट? लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या होता है पता है? अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें सैटेलाइट घूमती है। कुछ ऑर्बिट बहुत दूर होते हैं, कुछ ऑर्बिट पास में होते हैं। उनको लियो, मियो बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने कभी कभी। लो अर्थ ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? लियो, LEO। देखो शॉर्टकट में LEO। तो लो अर्थ ऑर्बिट में कौन घूमता है? तो लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। लो अर्थ ऑर्बिट हमारे अर्थ से 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक रहता है, और उसके अंदर घूमता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किसमें घूमते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन जरूरी है क्या इस साल यही क्वेश्चन आए? तो हमें इस क्वेश्चन से सीखना चाहिए। तो हमें ये पता करना चाहिए कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन घूमता है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है अर्थ से 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक, और उसके अंदर घूमता है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ये वाला बी वाला। बात समझ? आंसर तो हमारा हो चुका बच्चे लोग, आंसर हो चुका सी। हम लोग एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाई और अर्थ ऑर्बिट में कौन घूमता है? तो हाई अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज होता है वो 35,780 किलोमीटर के ऊपर होता है, और उसके अंदर घूमता है वो सैटेलाइट जिसको घूमने के लिए 24 घंटा लगता है, और सैटेलाइट का नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
जो घूमती है हमारे हायर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इसका आंसर है बॉक्साइट। मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें, मर्क्यूरी की ओर होती है सिनेमार और कैसिटाराइट होती है मर्क्यूरी की ओर, तो ये आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, वो 5 मार्क्स का सवाल आएगा यहाँ पे और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला, नेम ऑफ द मेटल यूज इन द मेक फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, मेटल का नाम है टंगस्टन। क्यों यूज किया जाता है? देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बहुत गर्म, अगर बहुत गर्म होता है तो बहुत गर्म होता है तो क्या होगा, पिघल जाएगा। लेकिन हमारा जो टंगस्टन होता है वो जल्दी पिघलता नहीं है, जल्दी अपना टंगस्टन झुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसको मेल्ट करना इतना आसान नहीं होता है। को बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना है आपको, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से उसको मेल्ट करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। कंप्लीट द करेक्शन। अल्केन होता है सी सिंगल बॉन्ड सी वाला, तो अल्काइन, देखो वाई एन ई लिखा हुआ है, तो अल्काइन होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला। समझ में आया आंसर? आपके लिए मैं देने वाला हूँ चैलेंज नंबर 1, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, आपको लिखना है C1 और फिर आंसर करना है। तो अल्काइन में अल्कीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? किसके अंदर? अल्कीन के अंदर सी डबल सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि भाई 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 1 होता है। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। नेक्स्ट सवाल, ट्रू और फॉल्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम एट द पोल, क्या ऑब्जेक्ट का वेट पोल पे मिनिमम होता है? क्या सही बात है? ऑब्जेक्ट का वेट पोल पे मिनिमम होता है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट का वेट पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे, ठीक है। इसका रीजन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इतनी बातें तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। लिस्ट डेविएटेड कलर। देखो डेविएशन का मतलब, देखो मान लो सनलाइट ऐसे आई, सनलाइट जाने कैसी चाहिए थी? सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। मीडियम चेंज करने के बाद लाइट अपना डायरेक्शन बदल देती है, उसी डायरेक्शन, कितने एंगल से उसने अपना डायरेक्शन बदला, इसी को अपन बोलते हैं डेविएशन। तो देखो, रेड लाइट ने इतना अपना डायरेक्शन बदला है, येलो लाइट ने इतना डायरेक्शन बदला है, वॉयलेट लाइट ने इतना डायरेक्शन बदला है, तो सबसे कम डायरेक्शन कितने बदला है? आप देख सकते हो, रेड लाइट ने सबसे कम डायरेक्शन बदला है। तो लिस्ट मतलब क्या? सबसे कम। किसने बदला? रेड लाइट का। तो सबसे कम डेविएशन होता है हमारा रेड लाइट का, आंसर होगा रेड। मन जाऊं गया पक्का। फाइंड ऑड वन आउट। भाई देखो, टाइमिंग हो गया, अलोइंग हो गया, एनोडाइजेशन हो गया, अरे भैया कहाँ चला गया? जस्ट वेट गाइस, हम एंड में चले गए हैं, पीछे आना पड़ेगा। और आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन देखने मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। टाइनिंग हो गया, अलोइंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, फ्लोथ फ्लो। देखो, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। कुछ मेथड्स यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है जो कोरोजन को बचाने के लिए होती है, जैसा टाइनिंग कोरोजन को बचाती है, अलोइंग कोरोजन को बचाती है, एनोडाइजिंग कोरोजन को बचाती है। लेकिन फ्लोथ फ्लोटिंग क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने में इस्तेमाल किया जाता है फ्रोथ फ्लोटिंग का। तो ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा फ्रोथ फ्लोटिंग, बिकॉज ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस है वो क्या है? कोरोजन को प्रिवेंट करने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, गिव साइंटिफिक रीजन। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जी का मतलब होता है, जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses having 1 kg kept at 1 मीटर अपार्ट। देखो यार, जी का वैल्यू हमने पहले फिक्स कर दिया, क्या डेफिनेशन ही क्या है कि जी का मतलब है कि 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में जब उनको 1 मीटर दूरी पे लगेंगे, तो जब उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को हम जी बोलते हैं। तो भैया कहीं पे भी रखो ना, वो फोर्स जो आएगा वो तो सेम ही आने वाला है, तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि मैंने आंसर आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सन इज सीन ऑन द होरिजन फॉर द सम टाइम इवन आफ्टर द सनसेट। ये क्वेश्चन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, लेकिन इसका आंसर अगर आपको पता है तो बढ़िया से अपने तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब हम लोग क्या, देखो ये हमारा एटम है, और एटम में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे होते हैं शेल्स। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही होते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ शेल्स जैसा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाता है, लेफ्ट में बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो हमारे उतने रहते हैं। देखो अभी यहाँ पे कितने शेल्स है? यहाँ पे 2 शेल है,
और यहाँ पे भी देखो ये मैंने तीसरा शेल बनाया है, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, मैं 2 शेल यहाँ पे बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो हमारे कितने हैं, 2 है, लेकिन बीच में दिख रहा न्यूक्लियस चार्ज इधर प्लस था, इधर 3 बार प्लस आ गया, मतलब आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने से हमारा जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और हमारे शेल्स क्या थे, शेल्स क्या रह गए, सेम हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो क्या करते, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच देते, अपने तरफ क्या करते, खींचते। इसके वजह से हमारा एटम सिकुड़ जाता, सिकुड़ जाता मतलब उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो एज यू मूविंग लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस एटॉमिक साइज रिड्यूस। समझ में आया, क्योंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाता है। आ गया। नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का बी का 6 मार्क्स का सवाल आएगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ इस टाइप का सवाल है। यहाँ पे हमने आयरन का बॉल ले रखा है, यहाँ पे हमने कॉपर का बॉल ले रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा, और यहाँ पे हमने किसका बॉल रखा है, मर्क्यूरी का, या जो भी बॉल है यहाँ पे, सिलिका या जो भी बॉल ले रखा है, यहाँ पे 3 बॉल्स हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ दिस फिगर। ये प्रोसेस ये फिगर क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बता रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहा है। मैंने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो ताकत, वो किसी भी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो कितना हीट कैप्चर करता है 1 ग्राम 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे आयरन की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, इसके लिए वो ज्यादा अंदर गया। हमने क्या किया, गरम गरम आयरन लिया, उसको 100 डिग्री के वाटर में डाला, और 100 डिग्री तक टेम्परेचर तीनों का हो गया, और तीनों को किसके ऊपर रख दिया, वैक्स के ऊपर रख दिया। और वैक्स के अंदर वो आयरन के जो भी बॉल्स थे वो अंदर अंदर डूबते गए गर्म होने की वजह से। सबसे ज्यादा अंदर कौन जाएगा, आयरन जाएगा। आप अगर देख पाओगे तीनों का टेम्परेचर तो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तीनों का टेम्परेचर कितना था, तीनों का जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे ज्यादा अंदर कौन गया, आयरन गया, क्योंकि भले ही टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी आयरन में ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या था, स्टोर था। आयरन में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या था, स्टोर था। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी ऐसा यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर डिग्री जूल पर केल्विन। एक मिनट मैं साइड में दूसरे पेन से लिखता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। जूल पर केल्विन पर केजी क्या होता है, जूल पर केल्विन पर केजी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये होता है हमारा ऐसा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन भी लिखना था, तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखा है। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना एनर्जी, कितना एनर्जी आपको लग रहा है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का कितने से टेम्परेचर बढ़ाना, 1 डिग्री से। इसी को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पे यूनिट हमने दे रखा है, क्या है यूनिट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, जो हमने ऐसा यूनिट लिखा है उसको जैसा मैंने बताया आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे और दे रखा है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, और इसको आप ये भी लिख सकते हो जूल पर केल्विन पर केजी, क्योंकि केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर का एक्चुअल यूनिट होता है, तो वो भी चलेगा। और सीजीएस यूनिट होता है, वो भी याद रखना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नौ यहाँ पे सवाल दे रखा है इलेक्ट्रिक आयरन रेट, रेट पावर, देखो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक आयरन, 750 वाट, ठीक है। कितना घंटा चल रहा है दिन में, पर डे में 2 आवर चल रहा है, पर डे में कितना चल रहा है, पर डे कितना घंटा चल रहा है, 2। हाउ मच एनर्जी कंज्यूम इलेक्ट्रिक, 30 दिन में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। एनर्जी इजिकल टू, देखो दोस्तों क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ पर डे की बात करूं, मैं पर डे का आंसर निकालने वाला हूँ, 30 दिनों का मैं बाद में निकालूंगा। तो पर डे पावर कितना है, 750, और एक दिन में कितना घंटा कंज्यूम हो रहा है, 2 आवर्स, तो कितना बोलूंगा, 2 आवर। तो मेरा आंसर आ गया 750 इंटू टू, 750 इंटू टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, कितना होता है 75 इंटू टू होता है 150, ये हो गया 1500। यूनिट क्या आएगा, देखो पावर का यूनिट था वॉट, और यहाँ पे टाइम का यूनिट था हमारा आर, तो ये आ गया आर। यहाँ तक समझे आपको। लेकिन जो कंजप्शन है वो हमारे 30 दिन के लिए होता है, तो एनर्जी क्या बोलूंगा मैं, एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज, तो आंसर जो हो जाएगा एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 1500 वॉट पर आर। तो 30 दिन में कितना होगा, तो इंटू 30 कर दूंगा, पीछे लिख दूंगा वॉट पर आर, वॉट आर पर आर नहीं बोलना,
15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45 और पीछे 3 जीरो लगा दूंगा, देखो 1 2 3 और पीछे लिख दूंगा वॉट आर। अब देखो 3 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 जीरो को मैं लिख सकता हूँ किलो और पीछे लिख दूंगा वॉट आर। और ये हो गया हमारा एनर्जी कंजप्शन इन 30 डेज। कितना कंजम हो रहा है? 45 किलो वॉट आवर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको लिखना है, देखो ये वाला रिएक्शन है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो कॉपर है रिप्लेस हो जाएगा फेरस से और ये बन जाएगा आपका FeSO4 और पीछे लग जाएगा आपका कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। इसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, वो रिप्लेस हो जाएगा फेरस से और यहाँ पे आके उसके जगह पे कौन चिपक जाएगा? फेरस। डेफिनेशन नीचे लिख के रखा है। वाई पाइन ऑयल इज यूज फॉर फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड में पाइल ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाइड्रोफोबिक का। इसको आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बस टिप्स बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने समझने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक और कोई होते हैं पानी से प्यार करने वाला। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है ये पूछा गया है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आइडेंटिफाई करना है। तो इनर्ट गैस एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके आखिर में 8 होता है। कितना होता है? 8। ये ध्यान रखना। हो गया। थर्ड रो। थर्ड रो मतलब देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और ये इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो तीसरे रोज का एलिमेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तीसरे रोज का एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर 3 बार नंबर्स लिखे होने चाहिए। तो ये देखो ये हमारा तीसरे का हो जाएगा। ये जो पहले में जो आंसर इसका आएगा ये तीसरे में भी आएगा और ये हमारा थर्ड रोज में आएगा। बात समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, थर्ड रोज एलिमेंट हो गया हमारा। फिर है सेकंड ग्रुप एलिमेंट। सेकंड ग्रुप मतलब जो सेकंड वाले ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप मतलब क्या होता है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो देखो इसका 2 है और किसका 2 है? क्या ये इसका 2 है। तो ये हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर भी आएंगे। तो ध्यान रखना कुछ थर्ड रो में भी आएंगे, वो सेम सेकंड ग्रुप में आएंगे क्योंकि सेकंड ग्रुप में वो आते हैं जिनका लास्ट एलिमेंट कितना होगा? 2 होगा। आ गया समझ में? सारे आंसर मैंने बता दिए, ठीक है। मैं एक बार इसका आंसर वापस बताना चाहूंगा, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इनर्ट गैस एलिमेंट कौन होते हैं? यहाँ पे देखो इनर्ट गैस एलिमेंट वो जिसके आखिरी में 8 आ रहा है। तो देखो पहला वाला बी वाला आएगा, फिर 8 किधर आ रहा है? डी में आ रहा है और फिर 8 किधर आ रहा है? नहीं, इतने में आ रहा है ना। फिर हमारा है रो एलिमेंट। थर्ड रो, थर्ड में कौन? थर्ड रो, रो मतलब कैसे होते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे होते हैं। तो इसमें वो आएंगे जिसके अंदर कितने हो? थर्ड रो एलिमेंट। जिसके अंदर 3 बार लिखा हो, तो जैसा कि 2,8,2 3 बार लिखा हुआ तो ए आएगा, बी आएगा और एफ आएगा, ठीक है। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप, ग्रुप मतलब ऐसे होते हैं ऊपर से, ऐसा 18 ग्रुप होता है टोटल। सेकंड ग्रुप में वो आएंगे जिनके आखिर में 2 लगा हो, तो जैसा ए आएगा और 2 कहाँ लगा हुआ है? ई में लगा हुआ है तो ई आएगा। इस तरीके से आपको आंसर करना। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे बच्चों को पता होगा यार, ये आप पढ़ के जाना क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। ड्रॉ द नीड लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हर ट्यूशन में, हर स्कूल में टीचर ने आपको रटवा दिया होगा क्योंकि वही तो काम होता है, तो सबने रट लिया होगा। आई होप सो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। केपलर्स लॉ सभी को पता, तीनों के तीनों केपलर्स लॉ का आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ये भी सबने रटा होगा। पहला लॉ किसके बारे में बात करता है? पाथ के बारे में। भाई सन कैसा घूमता है? सन गोल गोल नहीं घूमता, इलिप्स घूम रहा है। दूसरा क्या बोलता है? लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन विथ इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। के प्लस थर्ड लॉ सभी को याद होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है? ये वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो ये हमारा डायग्राम हो गया और ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। कॉन्सेप्ट सिंपल है। रेनबो बनता है 3 वाले फिजिकल प्रॉपर्टी, 3 फिनोमिना से। पहला डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इन तीनों फिनोमिना पे आपको ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा नहीं, मेरे को सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा अटक अटक के बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा है और मैंने शुरुआत में ज़्यादा एनर्जी बर्बाद कर दिया था, बट स्टिल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और आपको भी हार नहीं माननी है, ठीक है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में लाइट जाती है, एंटर करती है और प्रिज्म बनता है। प्रिज्म समझ जाओ यार, मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर सकता हूँ बट ड्यू टू द एनर्जी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैंने आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर लिख के दिया है, आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से रेनबो बनता है और यहाँ पे जो फिनोमिना इस्तेमाल हो रहा है, जो ज्यादा लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है, वो डिस्पर्जन है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एन का वैल्यू निकालना था। एन का वैल्यू होगा यहाँ पे
2 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁸ एन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। 10⁸ कट हो जाएगा, 2/3 आपको डिवाइड करना है और अपना आंसर करना है यहाँ पे 0.666 कुछ आंसर आएगा आपका। ये आंसर इजी है। देखो आपको पता है अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूमती है, तो जिस जिस प्लेनेट में सैटेलाइट घूमती है, जिस जिस प्लेनेट में सैटेलाइट घूमती है, उन प्लेनेट्स का उन ऑर्बिट्स के नाम होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या थे? मियो सबसे सबसे पास वाला लियो, फिर उसके बाद मियो, उसके बाद HEO हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे दिख रखा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो देखो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का हमारा फुल फॉर्म होता है, वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये होता है PSLV का हमारा डायग्राम, आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा। ठीक है ना? PSLV यहाँ पे और दिखा है, व्हाई जियो सैटेलाइट आर नॉट यूजफुल टू स्टडी द पोलर रीजन। जियो सैटेलाइट को पोलर रीजन में क्यों यूजफुल नहीं होती है? क्योंकि भैया वो इक्वेटर रीजन में इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है? इक्वेटर वाले पार्ट में इस्तेमाल की जाती है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, तो इसके लिए उसको पोलर रीजन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट IUPAC नेम लिखना था, तो देखो ये कंपाउंड है हमारा अल्डिहाइड वाला, तो ये हो गया मीथेन इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथेनॉल। अल्डिहाइड इसके लिए अल लगाना पड़ा। ये कौन सा कंपाउंड है आपका? ये कीटोन वाला कंपाउंड है। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो यहाँ लिखेंगे पेंट 2 1। 2 क्यों लिखा? क्योंकि कीटोन हमारा सेकंड कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, पेंट 2 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये कीटोन है और कीटोन का सफिक्स होता है 1, सभी को पता होगा। अगर वीडियो के आप इस लेवल तक पहुंचेंगे तो एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद आपके प्रीलिम्स खत्म होने के बाद, अगर आप इस वाले एरिया के आसपास में रहते हो, पालघर, और आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, और बोईसर, डहाणू, तो आप ऑफलाइन सेशन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के थ्रू फ्री में अटेंड कर सकते हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 8830979037 पे, व्हाट्सअप नंबर है ये अपना। आप यहाँ पे कांटेक्ट करोगे, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के थ्रू बोर्ड्स की प्रिपरेशन होगी जीरो कॉस्ट पे, 100% जीरो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आने के बाद आपको कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स खेल के आपसे पैसे निकाल दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं फ्रीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। जहाँ पे भी हम लोग सेमिनार लेंगे, जहाँ पे भी हम बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, आराम से 5-6 घंटा, ऐसा नहीं कि बुला रहे तो सिर्फ आधा घंटा आपको बस बातें की और छोड़ दिया, टिप्स ट्रिक्स बता दी, मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूँ। हम पूरा हार्ड वर्क करेंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। बोईसर में सेशन होंगे, पालघर, बोईसर और डानू, आप कहीं से भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग मैथ्स, फिजिक्स के, और जो मैथ्स और साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस के टॉपिक से हमारे पार्ट से, सबकी अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस ऑफ द एल्यूमिना बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3, ड्रॉ द नीट डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम, और आपकी बुक का ये देखो यार, डाइजेस्ट वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ आंसर बुक में लिखा हुआ है। ये पूरा आंसर है, ये देखो, ये पूरा आंसर जो भी है ना, ये पूरा आपका आंसर अच्छे से रीड करना, अपने तरीके से लिखना है पूरा। अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट्स व्हाई। ओके, आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा। लेकिन आपको कहाँ से आंसर किस तरीके से लिखने हैं, टेक्स्ट बुक को कैसे इस्तेमाल करना, सारे आंसर देखो मैंने टेक्स्ट बुक से उठा के ही आपको बता रहा हूँ, कोई मैं अपना से या कोई डाइजेस्ट से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक। कौन सा डिसीज है ये वाला, तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। कौन सा डिसीज है? फार साइटेडनेस। कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, बराबर कि नहीं? तो आपको अच्छे से, और ये डायग्राम क्योर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ये देखो लास्ट में हमें पूछा था डिफेक्ट रेक्टिफाइड यूजिंग द लेंस, आपको डायग्राम ड्रॉ करना था, ये देखो ड्रॉ करना था डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट वाला ये क्वेश्चन था आपका, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का देखो जितना हो सका था मैंने एक्सप्लेन किया। इतना पेपर, बड़ा सा पेपर, कोई एक्सप्लेन नहीं करता मुझे पता है, बट स्टिल मैंने पूरा कोशिश किया आपके तक सारे के सारे आंसर पहुंचाने का। तो ये सारे आंसर पहुंचा दिए अपन ने। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैंने जैसा बताया है कि ऑफलाइन सेशन होने वाले हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, मतलब मैं समझूंगा 10th वाले हमारे वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।